ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस। उसका हम लोग रिवीजन कर रहे थे। तो इमरजेंसी प्रोविजन, आपको पता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जो है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जो है, उससे लड़ने के लिए जो गवर्नमेंट है उसको एम्पावर करती है। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को स्वीपिंग पावर्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देने के लिए ये अलाउ करता है। और ऐसे इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द कंट्री इज अ फेडरल स्ट्रक्चर विथ अ यूनिटरी टिल्ट। ओके, क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है विथ अ यूनिटरी टिल्ट, लेकिन जब हमारा इमरजेंसी प्रोविजन लगता है तो यूनिटरी टिल्ट ज्यादा बढ़ जाता है, फेडरल प्रोविजंस डाइल्यूट हो जाते हैं। व्हाई? सो दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गेट पावर। ओके, ठीक है, टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। तो ये हमारा 352 से लेके आर्टिकल 360 के बीच में आपका ये प्रोविजंस होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज के बारे में। तो इसमें आप देखिएगा नेशनल इमरजेंसी। ओके, ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये आर्टिकल 352। ओके, ये क्या है आपका? आर्टिकल 352 में है। इसमें क्या क्या हो सकता है नेशनल इमरजेंसी का कॉजेस? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है क्या? एनी चेंजेस दैट यू माइट नो? ये यूपीएससी में लास्ट ईयर आया था 2023 में। तो आर्म्ड रिबेलियन जो है, ओके, आर्म्ड रिबेलियन जो है, दिस इज एक्चुअली अ रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है, इट वाज मिसयूज्ड बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू इम्पोज इमरजेंसी। ओके, इन द 1975। तो उसके बाद जो है इस इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है इसको क्या किया गया? इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया गया है। ओके, अब आर्म्ड रिबेलियन, अगर आप आर्म्स लेते हैं और उसके बाद अगर आप जंग छेड़ देते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तब जाके इमरजेंसी जो है हो सकता है आपका नेशनल इमरजेंसी लगाए। और कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्या बोलता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इसका नाम नेशनल इमरजेंसी पॉपुलर नेम है, लोग कहते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बोलता है। क्या बोलता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ओके, प्रेसिडेंट्स रूल, आप अगर देखिएगा तो ये आर्टिकल 356 में आता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जो है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट कहते हैं। वी डू नॉट यूज द टर्म ऑफ इमरजेंसी। हम इमरजेंसी यूज नहीं करते, हम क्या कहते हैं? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कहते हैं। ठीक है, इसको पॉपुलरली प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। फिर फाइनली आता है आपका आर्टिकल 360 में फिनेंशियल इमरजेंसी, which is also basically a threat to the financial stability और क्रेडिट ऑफ इंडिया, और इसको स्पेसिफिकली कहा जाता है, इसको स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। तो दो जगह पे आप देखिएगा, दो जगह पे यहाँ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है आर्टिकल 352 में, और उसको पॉपुलरली नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। 356 में देर इज नो इमरजेंसी वर्ड, देर इज नो इमरजेंसी वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड। यहाँ पर सिंपली बोला जाता है failure of constitutional machinery in states, whereas okay, financial emergency ये आपका बताता है थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, और यहाँ स्पेसिफिकली यूज किया जाता है वर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। यस, यू आर करेक्ट। what you are saying is that it has never been applied, and this is true. Okay, it has actually been never been applied. Okay, नेशनल इमरजेंसी तो ये आर्टिकल 352 में जो है होता है। और ग्राउंड्स फॉर डिक्लेरेशन, इसमें देखते हैं क्या क्या ग्राउंड फॉर डिक्लेरेशन है। अगर आर्टिकल 352 को यूज किया जाता है तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ऑन थ्री अकाउंट्स। कौन कौन से थ्री रीजंस हैं? वॉर अगर हो रहा है, किस कोई दूसरे कंट्री जो है हम पे वॉर छेड़ दिया, एक्सटर्नल अग्रेशन अगर हम पे कर रहा है कोई, या हमारे कंट्री के अंदर से आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है और वो क्या कर रहा है? गवर्नमेंट को डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है, तब आप जो है इमरजेंसी लगा सकते हैं। ओके,
द प्रोविजन ऑल्सो अलाउज फॉर प्रीएम्प्टिव एक्शन इफ देयर इज इमिनेंट डेंजर। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ वॉर के बाद लगाएंगे इमरजेंसी। अगर आपको लगता है कि इमिनेंट डेंजर इज देयर, वॉर का जो खतरा है वो आने वाला है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको बोला जाएगा कि इमिनेंट डेंजर है, तो इसीलिए हम जो है इमरजेंसी लगा रहे हैं उसके ग्राउंड पे। एंड द टर्म आर्म्ड रिबेलियन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट में। तो दिस वाज आफ्टर इंदिरा गांधी वाज वोटेड आउट ऑफ पावर। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इमरजेंसी लगा दिया था टू क्वेल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इन बिहार। और बिहार से प्रोटेस्ट जो है दूसरे स्टेट में भी फैलने लगा था, तो उसको बंद करने के लिए इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे इंदिरा गांधी ने क्या किया था, लगा दिया था आपका इमरजेंसी। ओके, तो अब जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाया तो बहुत बुरी तरीके से वो इलेक्शन हार गई, और मोरारजी देसाई साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो जब मोरारजी देसाई आए तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही जो है आपका ये आर्म्ड रिबेलियन जो है उसको ये डाला गया इन प्लेस ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस। बिकॉज इंटरनल डिस्टरबेंस जो है सिंपल प्रोटेस्ट के लिए भी यूज हो सकता था, ये हमने देख लिया था। और आर्म्ड रिबेलियन जो है इट रिक्वायर्स कलेक्शन ऑफ आर्म्स, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द यूनियन। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपका आ गई, ठीक है। प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट, सो कैबिनेट का रिकमेंडेशन यहाँ पर था। सो नेशनल इमरजेंसी जो है इट कैन ओनली बी प्रोक्लेम्ड with a written recommendation from the cabinet। ओके, तो कैबिनेट से आपको जब तक रिटर्न रिकमेंडेशन नहीं मिल जाता तब तक आप जो है नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते या लगा सकती हैं। और ये कहाँ पर ऐड हुआ है, ये भी आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही आपको ये पावर मिला है, दैट कैबिनेट हैज द नाउ हैज द पावर ऑफ राइटिंग अ रिटन रिकमेंडेशन। इसके पहले जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई पावर नहीं था टू द कैबिनेट दैट दे हैव टू गिव इट इन राइटिंग, बट इट वाज मोरारजी देसाई's 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट which gave them the power। okay, अमेंडमेंट्स ओवर टाइम, सो रिक्वायरमेंट फॉर कैबिनेट रिकमेंडेशन जो है वो बाद में आया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, जब ये देखा गया कि इसको मिसयूज भी किया जा सकता है, तो कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन नेसेसरी कर दिया गया। ओके, अब बात करते हैं क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर 38th अमेंडमेंट एक्ट जो है इट मेड द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। उन्होंने क्या कहा कि आप जो है हमारे डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी को नहीं दे सकते। ओके, आप हमारे नहीं देख सकते, नहीं एग्जामिन कर सकते, इट इज इम्यून फ्रॉम कोर्ट्स जुडिशियल रिव्यू। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट में इसको रिवर्स कर दिया गया, एंड सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इन द मिनर्वा मिल्स केस, सुप्रीम कोर्ट ने एक मिनर्वा मिल्स का केस दिया था, उसमें एस्टैब्लिश किया कि प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड on the grounds of malified intention। On which grounds? On the grounds of malified intention, irrelevance और absurdity of facts leading to its declaration। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो मिनर्वा मिल्स का केस है, ओके, जो ये मिनर्वा मिल्स का केस है उसमें क्या बोला कि कोई भी प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी को आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में कि वो मैलाफाइड इंटेंशन, गलत इंटेंशंस के थ्रू, इररेलेवेंस मतलब यूज नहीं था उसका, उसका नीड नहीं था फिर भी आपने लगा दिया, और अब्सर्डिटी ऑफ फैक्ट, आपने फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके यू हैव ट्राइड टू, ओके, यू हैव ट्राइड टू पुट द नेशनल इमरजेंसी। तब उस केस में क्या होगा, इट विल बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर्स और व्हाट, इट शैल बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर्स और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऑलराइट, ठीक है। ऑपरेशनल स्कोप की बात करते हैं, सो एक नेशनल इमरजेंसी जो है इट कैन बी अप्लाइड टू द इंटायर कंट्री और स्पेसिफिक पार्ट्स। प्लीज रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इमरजेंसी जो है या तो इंटायर कंट्री पे आएगा, इंटायर कंट्री पे आएगा, या किसी उसके स्पेसिफिक पार्ट पे भी आ सकता है। ओके, टारगेटेड रिस्पॉन्स इज अलाउड। ओके, प्लीज रिमेंबर, टारगेटेड रिस्पॉन्स अलाउड है, ठीक है।
टाइप्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी होता है, दो वे में हो सकता है, वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन, और इंटरनल इमरजेंसी आपका कैन बी इन रिस्पॉन्स टू आर्म्ड रिबेलियन। ओके, अब पार्लियामेंट्री अप्रूवल प्रोसेस की बात करते हैं आर्टिकल 352 में। तो पहले क्या था, पहले भी आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत होती थी, लेकिन उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट से छोटा कर दिया गया। अब आपको बहुत जल्दी ही पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत होती है, तो ये क्या कहा जाता है कि आर्टिकल 352 का जो प्रोक्लेमेशन होता है उसको विद इन 1 मंथ, ओके, विद इन 1 मंथ जो है आपको फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशुएंस आपको अप्रूव कराना है, ठीक है। और उस समय मान लिया कि प्रोक्लेमेशन, जैसे राज्यसभा सभी को पता है, राज्यसभा आप सभी को पता है दैट राज्यसभा जो है इट इज ए परमानेंट हाउस, कभी भी ये जो है डिसॉल्व नहीं होता है। लेकिन मान लिया एक केस ऐसा है कि लोकसभा डिसॉल्व है, बिकॉज लोकसभा कैन बी डिसॉल्व। तो अगर प्रोक्लेमेशन के समय लोकसभा डिसॉल्व है या लोकसभा जो है dissolves during the 1 month period without approving the proclamation, तो प्रोक्लेमेशन जो है उसको राज्यसभा के पास फिर पावर आ जाता है कि राज्यसभा उसको ओके कर सकती है, एंड देन द प्रोक्लेमेशन विल सर्वाइव टिल द नेक्स्ट टाइम द लोकसभा रिकन्वीन्स। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि मान लिया कि लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गई विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, या लोकसभा ऑलरेडी डिसॉल्व है और आपको नेशनल इमरजेंसी आपने लगा ला दिया, तो फिर उस केस में क्या होगा, राज्यसभा उसको अप्रूव कर सकता है मीनवाइल। और उसके बाद इन द नेक्स्ट इंस्टेंस जब भी नया इलेक्शन हो के लोकसभा वापस से रिकन्वीन होगा, तो फिर क्या होगा, वापस से जब रिकन्वीन होगा तब उसको क्या करना है, उसको जो है विद इन 1 मंथ उसको अप्रूव कर देना है, ठीक है। All right. Extension. So once approved, the emergency can continue for 6 months and can be extended indefinitely. और each extension requires parliamentary approval every 6 months. तो यहां पर समझिए कि 352 आया, उसके 30 डेज के अंदर आपको दोनों हाउस का अप्रूवल चाहिए, तो फिर 6 मंथ्स सरवाइव करेगा, फिर 6 मंथ्स के बाद आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, फिर 6 मंथ्स के बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल। और ये प्रोविजन जो है अगेन दिस वाज इंसर्टेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। पहले क्या होता था, बिफोर 44th अमेंडमेंट एक्ट 2 मंथ्स के अंदर आपको जो है अप्रूवल लेना पड़ता था। वंस यू गेट द अप्रूवल इट कैन कंटिन्यू इनडेफिनेटली, इट कैन कंटिन्यू इनडेफिनेटली। तो ये इनडेफिनेट प्रोविजन जो है इसको खत्म करके एवरी 6 मंथ्स किया गया, और 2 महीने से 1 महीने कम किया गया बाय द 44th, बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, इफ द लोकसभा डिसॉल्व्स ड्यूरिंग द 6 मंथ्स पीरियड, अगेन राज्यसभा जो है उसको मंजूरी दे सकता है, देते रहेगा। और जो नया लोकसभा है उसके 30 डेज के अंदर, रिकन्वीनिंग के 30 डेज के अंदर एक्सटेंशन का अप्रूवल भी देना पड़ेगा। तो इनिशियल अप्रूवल वो भी लोकसभा दे सकता है, अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो अपने रिकन्वीनिंग के या अपने कन्वीनिंग के 30 डेज के अंदर। या दूसरी चीज क्या है, अगर मान लिया एक्सटेंशन के समय, जो 6-6 मंथ का एक्सटेंशन होता है, उस समय डिसॉल्व हो जाएगा, तो फिर राज्यसभा के पास पावर आ जाएगा कि वो कंटिन्यू दे सकता है और प्रोक्लेमेशन सरवाइव करेगा टिल द न्यू इलेक्शंस और लोकसभा का कन्वीनिंग, एंड देन फिर वहां पर 1 मंथ के अंदर आपको एक्सटेंशन को भी, जिस तरीके से इनिशियल जो रेजोल्यूशन है और उसके बाद एक्सटेंशन, दोनों के समय हम क्या देख रहे हैं कि लोकसभा जो है इट कैन रिकन्वीन एंड देन इट हैज 30 डेज, और 30 डेज के अंदर उसको मंजूरी देनी होगी। ओके, स्पेशल मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट है, जो रेजोल्यूशन होता है आप जो 1 महीने के अंदर करते हैं और 6 महीने के अंदर एक्सटेंड करते हैं, तो इट मस्ट बी पास्ड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। मतलब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब 545 का मेजोरिटी, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से +1, ये मेजोरिटी है, और जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनका 2/3 नंबर।
उस दिन जितने भी प्रेजेंट आए हैं, जितने भी जिनकी हाजिरी लगी है, द मेंबर्स हु आर देयर, उनका 2/3, ओके, so this is known as special majority. Okay, introduction of the special majority requirement जो है, it was another change made by the 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978. ओके, तो ये जो स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट है, इसके पहले जो था सिंपल मेजोरिटी था। 44th अमेंडमेंट एक्ट के पहले सिंपल मेजोरिटी के थ्रू आप पास करा सकते हो, एंड इट विल स्टैंड व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, अब इसको चेंज कर दिया गया, अब इसको ज्यादा लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी, एग्जीक्यूटिव ओवररीच से बचाने के लिए, लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी के लिए इसको डाला गया, ठीक है। ओके, मान लो कि मुझे रिवोकेशन करना है, मुझे रिवोक करना है, अब हो गया, मेरा काम हो गया, इमरजेंसी प्रोविजंस का काम हो गया, तो रिवोकेशन के लिए प्रेसिडेंट जो है किसी भी टाइम, ओके, किसी भी टाइम रिवोकेशन कर सकते हैं। और इस एक्शन के लिए प्लीज रिमेंबर, प्रेसिडेंशियल रिवोकेशन के लिए किसी भी टाइप का पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, जिससे स्विफ्ट टर्मिनेशन हो जाता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, दैट एप्लीकेशन इज हार्ड, whereas revocation is easy. Yes or no? Application is hard, whereas revocation is easy. तो एक्शन जो है, इसमें कोई आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, और आप इसमें स्विफ्ट टर्मिनेशन कर सकते हैं इमरजेंसी स्टेट का, अगर एग्जीक्यूटिव उसको चाहे तो। A proclamation must be revoked by the president अगर लोकसभा, प्लीज नॉट राज्यसभा, लोकसभा passes a resolution disapproving the continuation, and this provision ensures legislative control over the continuation of an emergency। और ये सेफगार्ड 44th अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया था कि लोकसभा जो है एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है, और ये रेजोल्यूशन किस मेजोरिटी से पास करना है इसको, ये रेजोल्यूशन जो है डिसअप्रूवल का सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से ये डिसअप्रूवल का रेजोल्यूशन पास करेगा। और उससे क्या होगा, दैट इट इंश्योर्स कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आर ऑन द सेम पेज, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर ऑन द सेम पेज, ठीक है। स्पेशल सिटिंग एंड रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट जो मोरारजी देसाई का था, इट ऑल्सो स्टिपुलेट्स दैट इफ 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, मतलब 545 के 1/10 जो है of the total members of Lok Sabha give written notice to the speaker, okay, or to the president if the house is not in session, a special sitting of the house must be held within 14 days। अगर 1/10 जो स्ट्रेंथ है वो रिटन रिकमेंडेशन दे देता है या रिटन नोटिस दे देता है स्पीकर को या प्रेसिडेंट को, तो फिर व्हाट हैपेंस, विद इन 14 डेज आपको एक स्पेशल सिटिंग बनाना पड़ेगा, और उस स्पेशल सिटिंग में डिलिब्रेशंस और डिस्कशंस होगा रिलेटेड टू द इमरजेंसी प्रोविजंस एप्लीकेशन एंड कंटिन्यूएशन, और उसमें रेजोल्यूशन पास करने की लोग कोशिश करते हैं फॉर द टर्मिनेशन, ओके, ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। Purpose of this sitting is to consider a resolution disapproving the continuation of the proclamation, which can be passed by a simple majority. Okay. A resolution of disapproval differs from a resolution of approval. कि resolution of disapproval is easier to get, क्योंकि इमरजेंसी हटाना इजी है, इमरजेंसी लगाना हार्ड है। इमरजेंसी लगाना हार्ड है और हटाना इजी है, ठीक है। A resolution of disapproval needs to be passed only by the Lok Sabha, while a resolution to continue a proclamation requires approval from both House of Parliament। तो ये जो resolution है of disapproval, इसको okay, it needs to be passed only by the लोकसभा, सिर्फ लोकसभा पास कर दे तो चलेगा,
लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ कंटिन्यूएशन आपको बोथ हाउसेस, राज्यसभा लोकसभा दोनों से करना है, ताकि एक एडेड लेयर ऑफ स्क्रूटनी बन जाए. A resolution of disapproval can be adopted by a simple majority, whereas a resolution for continuation requires a special majority. तो please remember this. ये जो disapproval का resolution है, इसको आप सिंपल मेजोरिटी से पास करवा सकते हैं, और ये रेजोल्यूशन फॉर कंटिन्यूएशन है, इसको आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना है. ठीक है. अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या रहता है. तो सेंटर स्टेट रिलेशन में देखिए, अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो इनहैंस्ड सेंट्रलाइजेशन. सेंटर गेट्स स्वीपिंग पावर जब आर्टिकल 352 आपका लागू होता है. एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो सेंटर्स एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड्स टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट on how to exercise its executive power, essentially bringing the state government under the complete control of the center without suspending them. तो सेंटर का एग्जीक्यूटिव पावर क्या हो जाता है कि नाउ दे कैन डायरेक्ट एनी स्टेट ऑन हाउ टू एक्सरसाइज देयर ओन executive power. Please remember, unlike president's rule, the state executive is not abolished. The state executive is not dismissed. The state executive and the legislature continues. Okay. The parliament gains the authority to legislate on subjects within the state list. तो अब लेजिस्लेचर के पास ये पावर आ जाता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास, कि वो स्टेट लिस्ट, 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट पे भी अपना रूल्स बना सकती है, लॉज बना सकती है. ओके. Legislative power of the state legislature are not suspended. Please remember, इस समय जो है legislative power of state legislature are not suspended, they are merely superseded by the parliament's overriding power. Okay. Laws which are made by parliament on state subject during an emergency will become inoperative 6 months after the emergency ends. तो इमरजेंसी के खत्म होने के 6 महीने तक कोई भी लॉ जो है, ओके, कोई भी लॉ जो है आपका रहता है, which is made by the parliament on state subject, it will continue and then it will go away on its own. President can issue ordinances on state subject also. तो प्रेसिडेंट जो है, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही कैन, इन इमरजेंसी क्राइसिस में कह रहा हूं, उस समय जो है क्या कर सकता है, उस समय इट कैन इशू ordinances. Okay, it can issue what, it can issue ordinances on state subject, and the president can modify the constitutional distribution of revenues between the center and the state, potentially reducing or cancelling the transfer of finances from center to the state. तो उस समय क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी के समय सेंटर को हर पैसे की जरूरत है, एवरी पैसा मैटर्स. तो उस केस में क्या करता है, स्टेट के तरफ जो पैसा जा रहा है उसको प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है या कैंसिल कर सकता है, चेंज कर सकता है. ओके. इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली. ओके. लोकसभा के लाइफ पे और स्टेट असेंबली पे लेट अस सी क्या होता है. सो प्रोक्लेमेशन इंपैक्ट्स द टेन्योर एंड फंक्शनिंग ऑफ द लोकसभा. ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द टेन्योर ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल 5 year टर्म. तो ऐसे तो लोकसभा का 5 साल का टर्म होता है, और राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है, तो राज्यसभा की तो हम यहाँ बात करेंगे ही नहीं. लोकसभा जो है, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, तो टेन्योर ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल 5 year टर्म बाय 1 year एट अ टाइम, बट नॉट बियॉन्ड 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज एंडेड. मतलब आफ्टर द इमरजेंसी हैज एंडेड, तो 6 months के अंदर, ओके, आपको क्या करना होगा, इलेक्शंस कराना होगा. और जब इमरजेंसी लागू है तो 1 year एट अ टाइम आप जो है उसको एक्सटेंड करा सकते हैं. सिमिलर प्रोविजंस अप्लाई टू स्टेट असेंबली. स्टेट असेंबली का भी जो है आपका
लाइफ स्पैन है उसको आप बढ़ा सकते हो 1 year एट अ टाइम, बट नॉट 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज एंडेड। ओके, फंडामेंटल राइट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो लेट अस सी। जब आर्टिकल 352 जब आपका एप्लीकेशन होता है, सो व्हाट हैपेंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 358 में हम क्या देखते हैं कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंशन, देयर इज एन automatic suspension of Article 358, okay, as soon as the national emergency is declared। मतलब your six rights under Article 19, right to form peaceful associations, okay, right to freedom of speech and expression, right to occupation, okay, any kind of occupation that you want, ये सारी चीजें जो हैं वो क्या हो जाती है, चली जाती है। ओके, ओके, आर्टिकल 359 में इट अलाउज द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। तो राइट टू मूव द कोर्ट भी हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, राइट टू मूव द कोर्ट भी हटा दिया जाता है। आप आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटिशन वगैरह फाइल नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट क्लेम जस्टिसिएबिलिटी। आप जो है जस्टिसिएबिलिटी क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ये कोर्ट ने कहा है, द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट आर्टिकल 20 and 21, that is protection against conviction of for offenses and right to life and liberty, okay, right to life and liberty and protection against conviction for offenses जो है वो आपका सस्पेंड फिर भी नहीं होगा। You can suspend anything, but Article 20 and 21, okay, remains. Effect on the life of Lok Sabha and State Assembly. So tenure of the Lok Sabha and State Assembly can be extended beyond their normal term of 5 years. तो टेन्योर जो है ऑब्वियसली 5 साल से बढ़ सकता है, और एक्सटेंशन इज इनेक्टेड थ्रू अ लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट 1 year एट अ टाइम। ओके, 1 year एट अ टाइम जो है आपका एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन 1 year आप कितने भी बार कर सकते हो। ओके, जब तक पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिलते रहेगा आप 1 year कर सकते हो, लेकिन जब इमरजेंसी हट जाता है तो विद इन 6 months, ओके, विद इन 6 months जो है हमें क्या देखने को मिलता है, विद इन 6 months आपको जो है नया इलेक्शंस बुलाना पड़ेगा। ओके, दिस वी हैव डिस्कस्ड। जो फिफ्थ लोकसभा है इंदिरा गांधी वाला, वो 2 साल एक्स्ट्रा चला था। ठीक है, 1971 से 75 में इलेक्शंस होने थे, तो 1971 के बाद 77 तक वो चला था, 2 साल एक्स्ट्रा चला था। इस तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी टेन्योर एक्सटेंड हो सकता है। ओके, अब जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है, एसोसिएशन बनाना, मूवमेंट करना, रेसिडेंस लेना, पीसफुल असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें जो है क्या हो जाती है आपकी, ऑटोमेटिकली आपकी सस्पेंड हो जाती है। और गवर्नमेंट कैन इनैक्ट लॉज और टेक एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट अब्रिज और रिस्ट्रिक्ट दीज राइट्स। और ये जो है आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। ओके, कोई भी आप पे, अगर आपको मान लिया जेल में डाल दिया गया, या आपको इन द सेंस कि आर्टिकल 19 के लिए आप पे कुछ आपको मजल कर दिया गया, आपका जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको बंद करवा दिया गया, तो आप उसके अगेंस्ट आर्टिकल 19 के वायलेशन के अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते, बिकॉज द गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच विल हैव स्वीपिंग पावर्स व्हेन इट कम्स टू मॉडिफाइंग आर्टिकल 19। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें राइट टू रिपोर्ट भी आता है, अगर आपको याद रहेगा। राइट टू रिपोर्ट और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये दोनों इंक्लूडेड है। तो इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन दिस, इसमें बेसिकली
जब इमरजेंसी का सिचुएशन होता है तो हम फॉरेन पावर से लड़ रहे होते हैं या किसी इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन से वी आर सफरिंग, तो उस समय अगर हम अलाउ कर दें कंटिन्यूअस रिपोर्टिंग ऑफ मैटर्स, कंटिन्यूअस प्रेस, कंटिन्यूअस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उससे नेशनल यूनिटी खतरे में आ सकती है। इसीलिए आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, और एनी लॉ विच इज मेड टू कर्ब दिस राइट कैन नॉट बी चैलेंज्ड आफ्टर द इमरजेंसी हैज एंडेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, बट वंस द इमरजेंसी सीजेस, जब इमरजेंसी खत्म हो जाता है, आर्टिकल 19 राइट्स जो है दे आर ऑटोमेटिकली रिवाइव। क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक रिवाइवल हमें देखने को मिलता है। एंड एनी लॉ विच आर मेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी that is inconsistent with these rights will cease to have effect। मतलब आर्टिकल 19 रिवाइव हो जाता है, एक बार हट जाता है तो, और कोई भी लॉ आपने बनाया है विच इज इनकॉन्सिस्टेंट विथ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इट विल सीज टू बी इन इफेक्ट आफ्टर द इमरजेंसी हैज एंडेड। ओके, आर्टिकल 359 allows the president to suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental rights। मतलब आर्टिकल 359 जस्टिसिएबिलिटी फैक्टर को मारता है, प्रेसिडेंट को अलाउ करता है दैट द जस्टिसिएबिलिटी, ही कैन स्टॉप द जस्टिसिएबिलिटी फैक्टर ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपका फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स का जो राइट टू मूव द कोर्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, without the right to move court you cannot have remedy against abrogation of fundamental rights। तो उस केस में क्या होता है, जो जस्टिसिएबिलिटी फैक्टर है उसको किल कर सकते हैं यूजिंग आर्टिकल 359। ओके, the rights themselves are not suspended, please remember, the rights themselves are not suspended except article 19 which is automatically suspended, other rights are not suspended, it is only the ability to enforce them through court is। This suspension can be for all or specific fundamental rights। लेकिन यहां पर कोर्ट ने क्या कहा है कि आर्टिकल 20 एंड 21 को आप सस्पेंड नहीं कीजिएगा। इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है इट विल सर्वाइव, एंड यू कैन अप्रोच द कोर्ट, कोर्ट्स विल फंक्शन, एंड यू कैन अप्रोच द कोर्ट टू इंश्योर कि आप जो है आर्टिकल 20 एंड 21 आपका इंटैक्ट है। ओके, ऑलराइट। 358 और 359 में डिस्टिंक्शन क्या है? तो 358 इज स्पेसिफिकली फॉर आर्टिकल 19, 359 इज फॉर एवरीथिंग, ऑल द राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। और ये जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे डिपेंड करता है। आर्टिकल 358 इज ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन होता है। आर्टिकल 359 में यू नीड अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, इट इज नॉट ऑटोमेटिक, प्लीज रिमेंबर दिस। आर्टिकल 359 जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, आर्टिकल 358 इज ऑटोमेटिक। ओके, ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, वेरस आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन पर डिपेंड होता है कि वो किस चीज को रोकना चाह रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 358 automatically suspends the right under article 19 as soon as national emergency is declared, whereas article 359 requires a presidential order। Article 358 is operational only during external emergency and not during internal emergency। Article 359 applies to both external and internal emergency। ये याद रखिएगा, आपका जो आर्टिकल 19 है it cannot be suspended during internal emergency, this can be suspended only during external emergency। Okay, duration of effect, आर्टिकल 358 इज फॉर एंटायर ड्यूरेशन, आर्टिकल 359 का ड्यूरेशन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर डिपेंड करता है, इट मे बी शॉर्टर और इट मे बी इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 358 applies to the whole country and article 359 can be applied to entire country or a part of it depending upon the presidential order। So can I say that when it comes to matters of article 359,
प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज पैरामाउंट, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है आपका वो पैरामाउंट है, द आंसर इज यस। स्पेसिफिक राइट्स नॉट इफेक्टेड, आर्टिकल 358 suspends all rights under article 19 completely and automatically and fully for the full duration, whereas article 359 does not suspend, especially article 20 and 21, and even the rights are themselves not suspended, but the right to move court is suspended. Okay. Article 358 allows the state to make laws or take executive action which are ultra vires or inconsistent with the fundamental rights under Article 19 without any possibility of challenge in court. Article 359 permits the state to make laws or take executive action which are inconsistent with those fundamental rights which are mentioned in the प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। क्या ये चीज सभी को समझ में आ गई? दोनों में क्या डिफरेंस है 358 और 359 में? एनी प्रॉब्लम गाइस? प्लीज आप कहें। लास्ट रिवीजन है फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। कोई भी दिक्कत है तो अभी पूछे, बेधड़क पूछे। ओके, don't worry about what people are going to say. This is the last revision perhaps, इसके बाद एक और करेंगे, बट सीरियस जो है, सीरियसली हम लोग लास्ट बार इसको टेक अप कर रहे हैं बिफोर द प्रीलिम्स पेपर, इसीलिए कोई भी दिक्कत पूछो। ओके, नेशनल इमरजेंसी कब कब लगा था जरा देखते हैं। 1962 में लगा था ड्यू टू चाइनीज एग्रेशन, वो कंटिन्यू रहा था। ओके, 68 तक, तो 62 से लेके 68 तक, बिकॉज उस समय क्या होता था दैट वंस नेशनल इमरजेंसी लग गया तो फिर आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक बार आपने लगा दिया, 2 महीने में पार्लियामेंट ने अप्रूवल कर दिया और उसके बाद इट कैन कंटिन्यू इनडेफिनेटली। ओके, तो 1962 के बाद कब हटा था? 68 में हटा था। फिर 71 में इमरजेंसी लगा था ड्यू टू इंडो पाक वॉर, और उसके बाद 75 में इमरजेंसी लगा था इंटरनल डिस्टरबेंस का। तो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। इसके बाद आपका आया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंटरनल डिस्टरबेंस को कंप्लीटली हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द नेशनल इमरजेंसी वाला पोर्शन। प्रेसिडेंट्स रूल की बात करते हैं, सो यहां पर देखते हैं ग्राउंड्स फॉर इम्पोजिशन। आर्टिकल 356 जो है, it empowers the president to issue a proclamation if satisfied that the governance of state cannot be carried on in accordance with the constitution's provision। तो बेसिकली प्रेसिडेंट्स रूल का मतलब क्या है? ये ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और ये ब्रेक डाउन का मतलब क्या? देखिए, हमारा जो है यूनिटरी टिल्ट, वी आर नॉट अ कमिंग टुगेदर स्टेट, वी आर व्हाट? वी आर ए यूनिटरी टिल्ट स्टेट। ओके, और यूनिटरी टिल्ट स्टेट जो होता है उसमें सेंटर हैज मोर पावर वीजा वी द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंटर कैन गिव सर्टेन डायरेक्शंस based upon the provisions of the constitution, and if in a case the state government refuses to accept those directions, तो फिर क्या होता है? प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है which tantamounts to break down of constitutional machinery। okay? और ये जो है इट कैन आइदर बी बेस्ड ऑन द गवर्नर्स रिपोर्ट और इंडिपेंडेंटली। तो यहां पर आप देखिएगा कि इसमें कौन सा केस आया है, एसआर बोम्मई केस। एसआर बोम्मई केस में क्या बोला गया कि ये जो गवर्नर का रिपोर्ट है या गवर्नर का डिस्क्रिशन है, उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें ये करना है, उसमें हमें ये करना है दैट इसको जो है, जो रिपोर्ट है उसके डिस्क्रिशन को नहीं देखना है, डिस्क्रिशन को नहीं चेक कर रहे हैं,
जो रिपोर्ट है उसके मटेरियल को चेक कर रहे हैं, whether that material is justified or it is as part of a malified intention. Okay. Article 365 states that if a state fails to comply with or to give effect to directions from the central government, it is lawful for the president to declare that governance of the states cannot be carried on in accordance with the constitution's provision. मतलब अगर आर्टिकल 365 क्या कह रहा है कि अगर स्टेट फेल करता है कंप्लाई करने में किसी भी डायरेक्शंस को which has been given by the central government. Why central government? Because we are a state with a unitary tilt. हमारा जो यूनियन है वो ज्यादा पावरफुल है. ओके, so it is lawful. Okay, it is lawful here for the president to declare that the governance of state cannot be carried on in accordance with the constitution's provision. Parliamentary approval or duration वंस इम्पोज्ड प्रेसिडेंट्स रूल जो है विद इन 2 मंथ्स. तो यहां पर चेंज नहीं हुआ. अगर आपको याद होगा नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ था, नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ था और यहां पर जो है 2 मंथ्स कंटिन्यू है. ठीक है. सो वंस इम्पोज द प्रेसिडेंट्स रूल्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, विद इन 2 मंथ्स. इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड or its dissolution occurs during the 2 month period without the proclamation being approved, the proclamation survives until 30 days from the Lok Sabha's first sitting. मतलब सिमिलरली जो हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा, सिमिलरली जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, दैट अगर लोकसभा नहीं है, डिसॉल्व है या इसका डिसोल्यूशन विद इन द 2 मंथ पीरियड हो चुका है जब उसको अप्रूव कराना था. Okay, so proclamation will survive until 30 days from the Lok Sabha's first sitting after its reconstitution, provided that the Rajya Sabha has approved in the meantime. Okay, सिमिलरली जैसे नेशनल इमरजेंसी में होता है, लेकिन यहाँ 2 महीने का टाइम है, वहां 1 महीने का टाइम था जिसको कम किया गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट. ओके. If approved, the president's rule can initially continue for 6 months. Again, very similar to national emergency. एक बार अगर अप्रूवल मिल जाता है 2 महीने के अंदर from both houses of parliament, तो this can continue for 6 months and it may be extended for up to 3 years. Okay, with parliament's approval every 6 months. तो 3 साल तक कंटिन्यू हो सकता है. 3 साल में कितने बार हो सकता है? ओके, तो सपोज 1 जनवरी से आपका जो है स्टार्ट हो रहा है, मान लो, तो 6 मंथ्स हुआ. एक अप्रूवल लेनी पड़ी आपको इनिशियल, उसके बाद दूसरा अप्रूवल लेना पड़ा. ओके, तो ये साल के एंड तक आप इसको यूज कर सकते हो. फिर तीसरा अप्रूवल. ऑलराइट, तो 1 अप्रूवल, 2 अप्रूवल, 3 अप्रूवल, यहाँ पर 4th अप्रूवल, देन 6 मंथ्स कंटिन्यू, 5th अप्रूवल एंड देन यहाँ तक. तो 5 अप्रूवल्स जो है, टोटल 5 अप्रूवल्स, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर. ओके, 5 अप्रूवल्स आप ले सकते हो, 3 साल तक चला सकते हो. उसके बाद आपको नेसेसिटेट करना पड़ेगा. और 1 साल के आगे अगर आपको 1 ईयर से ज्यादा एक्सटेंड करना है प्रेसिडेंट्स रूल, तो वहां पर या तो नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी है, आर्टिकल 352 इज ऑलरेडी इन प्लेस, या द इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाई दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड इलेक्शंस इन द स्टेट. यहां पर क्या होगा, इलेक्शन कमीशन आपको सर्टिफाई करेगा दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड इलेक्शंस इन द स्टेट. ओके, तो ये सर्टिफिकेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप फर्स्ट ईयर के बाद आपको जो है नहीं आप एक्सटेंड करा सकते. अगर आप चाहते हैं कि 12 महीने से ज्यादा एक स्टेट में लगे रहे, तो आपको क्या करना है, आपको इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेशन बोलना है कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है इलेक्शन कराना. 44th Amendment Act of Morarji Desai introduced restrictions on extending the president's rule beyond 1 year. तो 1 साल के बाद आप जो है प्रेसिडेंट्स रूल जो है, ये जो प्रोविजन है कि 1 ईयर के बाद इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेशन या नेशनल इमरजेंसी लगा होना जरूरी है, तो वो पहले क्या था, इनडेफिनिट था.
पहले क्या था, इनडेफिनेटली आप 3 साल तक करा सकते हैं, 3 इयर्स तक लगातार आप करा सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर क्या किया गया कि 1 ईयर के बाद, ओके, 1 ईयर के बाद इन्होंने क्या बोला कि 1 ईयर के बाद जो है आपको एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट? सो अजम्पशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स फंक्शन, द प्रेसिडेंट जो है गवर्नर के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन को ले सकता है। पार्लियामेंट्री एक्सरसाइज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव पावर, सो पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर दैट powers of state legislature shall be exercised by the parliament, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या बोलेगा कि पार्लियामेंट को मैं पावर देता हूं, आई गिव द पार्लियामेंट द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दे कैन मेक लॉज फॉर द स्टेट, और प्रेसिडेंट कैन टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन to ensure governance according to the constitution stipulation in the state. The states council of minister is dismissed, please remember, ये जो states council of minister है वो क्या है, dismiss हो गया है, and states governance is carried on by the governor. The state legislature is either suspended or dissolved. जो state legislature है वो suspended है या dissolved है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको याद होगा हमने बात किया था कौन से केस के बारे में, विच केस, एस आर बोम्मई केस में। तो एस आर बोम्मई केस में क्या हो रहा था, एस आर बोम्मई केस में वहां पर यह बोला गया कि जब तक, ओके, जब तक आप ये कोर्ट जुडिशियल रिव्यू ना कर ले, सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू होगा, और जुडिशियल रिव्यू के लिए, ओके, अगर पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं है विद इन 2 मंथ्स, तो गवर्नमेंट जो डिसमिस थी, यहां पर जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसमिस है, इट विल बी रिवाइव्ड, अगर पार्लियामेंट्री अप्रूवल 2 महीने के अंदर नहीं मिला। और दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है टू इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल, इट विल बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, एंड द president's discretion will not be scrutinized. The material used to put the president's rule, उसको एग्जामिन किया जाएगा, ओके, ऑलराइट। तो यहां पर क्या है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल अगर नहीं मिलेगा तो स्टेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन वेरी वेल बी रिवाइव्ड। और यहां पर एक और चीज है, अगर जुडिशियल रिव्यू में मैलाफाइड इंटेंशन इज एस्टैब्लिश्ड, अगर मैलाफाइड इंटेंशन को कोर्ट एस्टैब्लिश कर देगी, तो उस केस में क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो आपका स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी फिर भी रिवाइव हो जाएगा, ओके, और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो भी रिवाइव हो जाएगा, वो कोर्ट हैज द पावर। And the state legislature is either suspended or dissolved. If dissolved, fresh election must be held for constituting a new legislative assembly. अगर डिसॉल्व कर दिया आपने स्टेट लेजिस्लेचर को, तो नया इलेक्शन आपको करना पड़ेगा। कॉन्ट्रास्ट दिस विद आर्टिकल 352, जहां पर ये चीज नहीं पॉसिबल है। आर्टिकल 352 में वहां पर बोथ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by the chief minister and the state legislature is active, but it is overridden by the parliament and the central executive, okay. During this period, the parliament can make laws for the state, okay, इस पीरियड के समय पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकता है स्टेट के लिए, which includes conferring powers and imposing duties on the central government or its officers and authorities. तो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट बना सकता है लॉज फॉर द स्टेट, जिसमें पावर्स दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को कि आप जाके स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं। एंड प्रेसिडेंट में ऑथराइज द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द स्टेट्स कंसोलिडेटेड फंड पेंडिंग इट्स सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट व्हेन द लोकसभा इज नॉट इन सेशन। तो अगर स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से काम भी करवा सकता है प्रेसिडेंट, ओके, अलाउ कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है एक्सपेंडिचर। Laws made by the parliament or the president during the president's rule remain operative even after the president's rule ends. जब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाता है तो जो लॉ बनाता है पार्लियामेंट फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर वो कंटिन्यू रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड दीज लॉज आर नॉट कोर्ट टर्मिनस विद द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ
आर्टिकल 356, अंडर आर्टिकल 356 जो आपका प्रोक्लेमेशन है, ऑल राइट, जो आपका स्टेट्स में सेंटर का रूल है, प्रेसिडेंशियल रूल का, तो उससे खत्म नहीं होता है। जो भी आपने प्रेसिडेंट रूल के समय लॉ बनाया है वो कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, बट इट कैन बी रिपील्ड, ऑल्टर्ड और री एनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। इफ नो एक्शन इज टेकन, द लॉ विल कंटिन्यू। ओके, या तो आप उसको रिपील कर सकते हो एज अ स्टेट लेजिस्लेचर, ऑल्टर कर सकते हो, या उसको री एनेक्ट कर सकते हो अगर स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ है। बट अगर आप चाहो, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मान लो अच्छी बात है यार, ये लॉ तो अच्छा लग रहा है मेरे को, तो आप जो है उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। इट इज क्रूशियल टू नोट दैट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अज्यूम द पावर्स which are vested in the state high court or suspend the constitution's provision relating to it. Please remember, even though the state executive and legislature can be suspended or dissolved, the state high courts remains active. And the high court will only, किस situation में high court खत्म होगा? High court will dissolve only in one situation, and that is martial law. याद आया? मार्शल लॉ में आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल फिर आ जाता है। आर्म्ड फोर्सेस की ट्राइब्यूनल वो डिस्पेंस करती है जस्टिस। ओके, the constitutional position, status, powers, and functions of the state high court remain unchanged during the president's rule, preserving the judiciary's independence and role within the state. Okay, तो स्टेट हाई कोर्ट जो है वो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस को अपहोल्ड करता है ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स रूल। ओके, टोटल 125 टाइम्स इन्वोक किया गया है, एंड फर्स्ट इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल अकर्ड इन पंजाब। पहला इम्पोजिशन कहां पर था? पंजाब में था इन 1951। ओके, और सेक्युलरिज्म जो है, इसको बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसमें बोला गया था? एसआर बोम्मई केस में। क्यों बोला गया था? बिकॉज राम मंदिर का उस समय अयोध्या रथ वाला जो केस था, याद है अयोध्या रथ यात्रा, तो उसके बाद जो है 1992 में बीजेपी रूल स्टेट्स थे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो वहां पर उन्होंने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, राइट विंग हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पे बैन नहीं लगाया था, तो इसलिए क्या किया गया था, उन पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया। और बाद में कोर्ट ने बोला कि ठीक है, दिस इज ओके। ये जो है आपका एसआर बोम्मई केस में, कि सेक्युलरिज्म जो आपने हटाया था ये तीनों स्टेट में बीजेपी सरकार को, on account of not, okay, on account of not banning the extremist organizations or the right wing organization, तो उस केस में सेक्युलरिज्म जो है, उस केस में सेक्युलरिज्म जो है वो आपका बेसिक फीचर बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑलराइट, एसआर बोम्मई केस में क्या हुआ था? एसआर बोम्मई जो आपके अभी बीएस बोम्मई साहब थे कुछ दिन पहले, जो बिफोर दिस गवर्नमेंट इन कर्नाटका, बीएस बोम्मई वाज द चीफ मिनिस्टर, तो उनके फादर साहब एसआर बोम्मई, उनका जुडिशियल रिव्यू जो है, ओके, जुडिशियल रिव्यू क्या कहा कि प्रेसिडेंशियल रूल जो है उसमें जिस मटेरियल को यूज करके, जिस मटेरियल को रेफर करके आप प्रेसिडेंशियल रूल लगाते हैं वो, ओके, वो जो है आपका जुडिशियल रिव्यू में आ जाएगा। ठीक है, रेलेवेंस एंड मटेरियल बेसिस, तो satisfaction of the president must be based on relevant material, and relevant material जो है it should not be based on malified intention or different kind of intention which is not in line with the spirit of constitution. And the burden of proof is up to the central government. एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल जो है उसमें करेक्टनेस और एडिक्वेसी पे नहीं जा सकती कोर्ट, लेकिन दे कैन असेस whether the material was relevant to the action taken or not. Okay, and if found that there was malified intention, the intention was not clear, so we have power to restore state government. We have what? Power to restore state government through the courts. The courts will have the power to restore the state government. Or state legislative assembly should only be dissolved after the parliament has approved the presidential proclamation
जब तक प्रेसिडेंशियल रूल का प्रोक्लेमेशन आता है तब तक आप सस्पेंड करेंगे, और एक बार पार्लियामेंट का अप्रूवल मिलेगा तभी आप डिसॉल्व करेंगे स्टेट असेंबली को। और परस्यूइंग एंटी सेक्युलर पॉलिसी बाय अ स्टेट गवर्नमेंट कैन ट्रिगर एक्शन अंडर आर्टिकल 356 as secularism is considered a basic feature of the constitution. Okay, and the question of whether the state government has lost the confidence of the legislative assembly should be decided on the floor of the house. अगर आप ये कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं है हाउस का, तो उसको प्रूफ करने का चांस मिलना चाहिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ओके, तब तक आप नहीं हटाने चाहिए, तब तक प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगाना चाहिए। A new political party coming to power at the center does not have the authority to dismiss ministries formed by other parties in the state. Okay, एक new political party जो है which is coming to power at the center should not have the authority to dismiss ministry formed by other parties in the state. ये किसके बारे में बता रहा है? ये जनता गवर्नमेंट which dismissed all the Congress ministries when it came to power, and then when Indira Gandhi came back in 1980, उन्होंने भी जितने भी जनता गवर्नमेंट थे, स्टेट गवर्नमेंट, उनको डिसमिस किया था। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आप अगर आ रहे हैं तो सारे दूसरी पार्टी है आपकी, तो जो आपकी राइवल पार्टी है स्टेट गवर्नमेंट में, उन सबको आप डिसमिस करो। ओके, and the power under article 356 is exceptional and it should be used sparingly. जो पावर है अंडर आर्टिकल 356, ये क्या है? एक्सेप्शनल पावर है और इसको बहुत स्पेयरिंगली यूज करना है। बी आर अंबेडकर ने इसको डेड लेटर कहा है, लेकिन बी आर अंबेडकर वाज रॉन्ग। ये डेड लेटर नहीं है, इसको 125 बार से ज्यादा इसको यूज किया गया। सरकारिया कमीशन जो है सेंटर स्टेट रिलेशन में, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बुम्बई केस में, उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी दी गई है किस तरीके से सेंटर स्टेट रिलेशंस को नेविगेट करना है, किस तरीके से कॉन्फिडेंस आप ले सकते हैं और इस टाइप के सिचुएशंस प्रेसिडेंट्स रूल के उससे बच सकते। सिचुएशन वेयर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इज कंसिडर्ड प्रॉपर। कौन कौन से सिचुएशन में इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज कंसिडर्ड प्रॉपर? अगर हंग असेंबली हो जाए, देयर इज नो मेजोरिटी फॉर मिनिस्ट्री फॉर्मेशन, मिनिस्ट्री रिजाइन कर दे आफ्टर डिफीट, देयर इज डिसरिगार्ड फॉर ऑफ सेंट्रल डायरेक्शंस, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन जो है उसको ना माने। ओके, इंटरनल सबवर्जन, गवर्नमेंट जो है एक्ट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट, एंड फिजिकल ब्रेकडाउन, गवर्नमेंट जो है वो रिफ्यूज करते हैं डिस्चार्ज करने से अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। सिचुएशन वेयर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज कंसिडर्ड इम्प्रॉपर बाय द कोर्ट्स, तो डिसमिसल विदाउट एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव, a ministry loses assembly majority support and the governor recommends president's rule without exploring the फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री। उसने जो है दूसरी पार्टी को नहीं बुलाया कि आप आके देखिए कि आपका क्या इस पे कॉन्फिडेंस है, यहाँ पर जो असेंबली के अंदर आपका कॉन्फिडेंस है कि नहीं। ठीक है, गवर ओके, डायरेक्शंस गिवन बाय द नॉट द गवर्नर, द सेंटर। गवर्नर क्या करता है? गवर्नर सेंटर के बिहाफ में ही डायरेक्शंस देता है। तो गवर्नर, हाँ, गवर्नर इज द एजेंट, तो गवर्नर सेंटर के बिहाफ में ही देगा, जो गवर्नर बोलेगा दैट विल बी द वर्ड ऑफ द सेंटर, राइट। और गवर्नर का असेसमेंट किसी असेंबली टेस्ट के बिना आया है। गवर्नर जो है मिनिस्ट्री सपोर्ट को इन दी असेंबली जो है विदाउट अलाउिंग द मिनिस्ट्री टू प्रूव इट्स मेजोरिटी इन दी असेंबली कर रहा है, मतलब अलाउ ही नहीं कर रहा है कि आप जो है अपना नंबर्स प्रूव कर पाए असेंबली के अंदर, तब वो जो है मैलाफाइड इंटेंशन है। आफ्टर लोकसभा इलेक्शन डिफीट, तो रूलिंग पार्टी जो है with assembly majority support supports a massive defeat in Lok Sabha elections, तो उस समय क्या होता है, जो नई पार्टी आती है वो क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट में जो ऑपोजिशन की पार्टीज होती की स्टेट्स में जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट की पार्टी होती है, ओके, ऑपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट होती है रादर, तो वहां पर क्या करता है, उसको डिसमिस कर देते हैं, गलत बात है, नहीं करते। internal disturbance, the situation of internal disturbance that do not amount to internal subversion, उसके अंदर
आप जो है प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगा सकते, मैल एडमिनिस्ट्रेशन या करप्शन के नाम पे आप नहीं लगा सकते, बिकॉज दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। व्हाट इज करप्ट, हाउ मच इज करप्ट, ओके, उस पर डिपेंड करता है, तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है। लैक ऑफ प्रायर वार्निंग, आपको पहले वार्निंग देनी होगी, बोलना पड़ेगा कि हम अगर आप अपनी चीजें नहीं सुधारेंगे तब तक हम आपको जो है वी कैन पुट द इमरजेंसी प्रोविजन ओवर यू, वी कैन पुट द प्रेसिडेंट्स रूल ओवर यू, ठीक है। और लॉ एंड ऑर्डर है क्या? क्या ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज जस्टिफाइड टू पुट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी? द आंसर इज नो। लॉ एंड ऑर्डर भी ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अगेन इट इज जस्ट लाइक करप्शन, इट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव, ओके। कोई पार्टी का इशू है, अंदरूनी इशू है, इंटर पार्टी इंट्रा पार्टी इशू है, उसके चलते आपको नहीं लगाना है पनिश करने के लिए। मान लिया चीफ मिनिस्टर जो है सेम पार्टी का है एज प्राइम मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर जो है डिसेंट करने लगा, तो चीफ मिनिस्टर हु इज फ्रॉम द सेम पार्टी, उसको सबक सिखाने के लिए आपने क्या किया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डाल दिया, ओके, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर दिया या स्टेट एग्जीक्यूटिव को डिसमिस कर दिया। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, तो ये आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है, ऑलराइट। लेकिन ये जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन इज पैरामाउंट, बट ऑब्वियसली इट इज आल्सो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी जुडिशियल रिव्यू काम करता है, ठीक है, ऑलराइट। अब प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आपको 2 महीने के अंदर अप्रूव करना है, एंड इट कंटिन्यूज इनडेफिनेटली। वहां पर हमने क्या देखा, 352 और 356 में क्या देखा, एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू गेट इट अप्रूव्ड, इनडेफिनेटली नहीं चल सकता है ड्यू टू 44th अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी को नहीं छेड़ा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में एक बार आपने 2 महीने का अप्रूवल ले लिया तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इनडेफिनेटली, ठीक है, ऑलराइट। अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो विद इन 30 days ऑफ इट्स रिकंस्टिट्यूशन आपको उसको कराना पड़ता है, उस प्रोक्लेमेशन को जो है आपको अप्रूव कराना पड़ता है, प्रोवाइडेड दैट इन द मीन वाइल राज्यसभा जो है, इन द मीन टाइम राज्यसभा जो है उसको अप्रूव कर देता है, बिकॉज राज्यसभा इज अ कंटिन्यूअस बॉडी, उसको आप नहीं कर सकते, ठीक है। देर इज नो प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर इट्स ऑपरेशन, प्लीज रिमेंबर, ऑलराइट। इनिशियल पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद इनडेफिनेटली फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन पावर में रह सकता है। Any resolution approving the proclamation of financial emergency can be passed by a simple majority, which is in contrast with Article 352, which asks for a special majority. Simple majority is merely the members present and voting, the majority of members present and voting, whereas special majority is majority of total membership of the house and two-third members present and voting, okay. And the president may revoke the financial emergency at any time through a subsequent proclamation which does not require parliamentary approval, okay. इम्पैक्ट क्या होता है प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी का? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट गेन्स द अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शंस टू एनी स्टेट टू इंश्योर अधेरेंस टू फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। मतलब आप जो है पैसा खर्चा करें, आप रेवड़ी ना बांटे, आप जो है अपने सोशल जस्टिस एक्सपेंडिचर को कम करें, ये सारी चीजें जो है बोल सकता है सेंटर टू द स्टेट, ऐसे नहीं बोल सकता है, लेकिन ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी बोल सकता है। सैलरी एंड अलाउंसेस जो है यूनियन के एजेंट्स का, यूनियन गवर्नमेंट के वर्कर्स का, वो कम हो सकता है। जजेस का, इवन जजेस का पैसा जो है वो कम हो सकता है। ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में दिस इज काउंटेड एज ए ऑफिस का इंडिपेंडेंस, कि जज का जो पैसा है, सुप्रीम कोर्ट जज का, हाई कोर्ट जज का पैसा जो है वो कम नहीं हो सकता है, उसके डिसएडवांटेज में नहीं डाल सकते हो, मतलब पैसा कम नहीं कर सकते हो उसको पनिश करने के लिए, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में कम हो सकता है। देयर इज ओनली वन वे that the judge's allowance and remuneration can be cut down, and that is during the financial emergency. Legislative financial control, so president may require that all money bills
or other financial bill which are passed by the state legislature should be reserved for the president's consideration. Yes, only time judicial salaries are reduced, judges की salary. Okay. तो यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट क्या बोल सकता है कि जितने भी स्टेट्स के मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल्स है जो स्टेट लेजिस्लेचर पास कर रही है, उसको प्रेसिडेंट्स के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर को रिजर्व करना होगा ऑटोमेटिकली. ओके. यूनियन पर्सनल्स के जिसमें जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ऑलराइट, कोई भी क्लास ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ए सर्वेंट्स, ग्रुप बी सर्वेंट्स, ग्रुप सी, ग्रुप डी सर्वेंट्स, एनी सर्वेंट्स, ओके, उनको जो है उनका आप रिड्यूस कर सकते हो सैलरी. ठीक है. कभी भी नहीं हुआ है, प्लीज रिमेंबर, नेवर हैज द फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन अप्लाइड इन इंडिया, एंड दिस इज बेस्ड अपॉन द नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो नेशनल रिकवरी एक्ट क्यों आया था? टू प्रमोट ऑस्टेरिटी मेजर आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, जब अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी. ओके. इंडिया जो है हैज नेवर डिक्लेयर्ड अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्लीज रिमेंबर दिस. क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई है, अच्छे से समझ आ गई है? तो इसी तरीके से आपका इमरजेंसी खत्म हो गई. ठीक है.